हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका सरल एकेडमी की नई लाइव स्ट्रीम पे। आज हम बात करने वाले हैं ग्लूकोज के बारे में, जो कि है जैव अणु चैप्टर का ही एक हिस्सा। ये हमारा है लेक्चर नंबर 4, जहां पर पूर्ण रूप से बात होगी ग्लूकोज के बारे में। ठीक है, इस लेक्चर को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि आपको इसके पहले के 3 वीडियोस जो है वो देखने पड़ सकते हैं। ठीक है, फिर भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि बिना उन्हें देखे कैसे आपको मैं ग्लूकोज समझा सकता हूं। और ध्यान रहे, इस टॉपिक से यानी कि टॉपिक ना बोल के इस पूरे चैप्टर से यदि बात की जाए तो काफी सारे ऑब्जेक्टिव अर्थात ऑब्जेक्टिव का महासागर में इस चैप्टर को कह सकता हूं और आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, डन। तो जरा सभी लोग बताएंगे कि आवाज वगैरह ठीक है, वॉइस वगैरह मतलब दृश्य से जो आप देख पा रहे हैं, विजुअल्स एंड साउंड्स आर गुड। लाइक करके, कमेंट करके, जैसा भी हो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप देखें आपको कमेंट जरूर करना कि सर हमें समझ में आ गया। तो स्टार्ट करने से पहले कल का जो वीडियो हमने देखा था उसमें कुछ बातें निकल के आ गई थी कि जो हमारा ग्लूकोज होता है उसकी संरचना, या हम बोल सकते हैं ग्लूकोज की संरचना कैसी हो सकती है। हमने प्रयोग किया था और प्रयोग से कुछ निष्कर्ष निकले थे और उस निष्कर्ष के आधार पर ग्लूकोज की संरचना बनाई गई थी। तो सबसे पहले यह देखा गया था कि यहां पर आपका CHO था, यहां CHOH थे 4 टाइम्स, यहां पर था CH2OH। ठीक बात, ये वाली स्थिति थी। तो हमें यह पता चल गया था कि ग्लूकोज में है 6 कार्बन परमाणु होते हैं, ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु होते हैं। ठीक बात। CHO जो है हमारा प्रकार्यात्मक समूह, या हम ये कह सकते हैं क्रियात्मक समूह जो है वो होता है। इसके अलावा इसमें ये फर्स्ट थिंग, ये सेकंड थिंग, और यहां पर काफी सारे OH समूह जो है वो उपस्थित होते हैं। कितने उपस्थित होते हैं सर? तो आप लिख सकते हैं 5 समूह, OH समूह उपस्थित होते हैं। और मैंने जब लास्ट में ये छोड़ा था, जब हमने लास्ट में इसे छोड़ा था तो एक रिएक्शन हमने ग्लूकोज की करवाई थी HNO3 के साथ में। किसके साथ में करवाई थी? ग्लूकोज की हमने रिएक्शन करवाई थी HNO3 के साथ। चलो मैं इसे उठा के थोड़ा सा और छोटा करूंगा। ठीक है, ये इस हिसाब से था। अब मैं इसकी कुछ संरचनाएं बनाऊंगा अलग अलग, और ये जो संरचना है ये वैज्ञानिक फिशर ने दी थी। ठीक है, पता नहीं हमारा स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, परंतु फिर भी मेरी कोशिश होगी कि मैं पढ़ाऊं। अभी से अचानक से थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। तो ये जो संरचना है ये फिशर ने दी थी। तो सबसे पहले हम ये पता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स। तो 6वें कार्बन पे तो आपका CH2OH समूह उपस्थित होता है। ये है आपका पहला कार्बन, ये है आपका दूसरा कार्बन। तीसरा कार्बन पे आपका H समूह इस ओर होता है। बाकी सभी में OH समूह जो है वो दाहिने साइड होते हैं। ठीक है, इधर साइड आप H करेंगे, इधर साइड आप H करेंगे, इधर साइड आप OH करेंगे, यहां पर आपका H आएगा। यहां पर आप ये कह सकते हैं बच्चा डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आ सकता है। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा रिफाइन कर देता हूं इसे। यहां पर आपका CHO समूह आ सकता है। ये पहली संरचना है ग्लूकोज की। जब आप इसको HNO3 के साथ में ऑक्सीकृत करवाएंगे, अभिकृत करवाएंगे, सीधे सीधे बोल दूं तो आप ये देखेंगे कि ये जो CHO समूह है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। ये आपका CHO समूह जो है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा।
और यदि आप इसकी मात्रा में वृद्धि करते हैं तो अब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल से, मतलब यहां पर जो आपका पहला कार्बन है, यहां पर यदि ये देखा जाए हमें, ये जो समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा, जिसे हम ग्लूकोनिक अम्ल के नाम से जानते हैं। इसे कल मैंने आपको बता दिया था। ये जो है ये बन चुका है ग्लूकोनिक अम्ल, और हम इसकी अभिक्रिया एक और बार HNO3 से करवा दें, HNO3, तो यहां पर ये जो लास्ट वाला एल्कोहल समूह है यह भी परिवर्तित हो जाएगा काय में, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, और अब ये जो हमारी संरचना है ये बन जाएगी सैकेरिक अम्ल की। ठीक है, इसकी अम्ल संरचना बन जाएगी बेटा सैकेरिक अम्ल की। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर 6 कार्बन है। दूसरी चीज, यहां पर OH समूह की हमने कुछ स्थितियां बनवाई हैं। ठीक है, ये देखो, एक ये आप ये वाला OH समूह देख पा रहे होंगे, ये देखो, लाइव स्ट्रीम पीछे चल रही है, क्यों ना इसे आगे कर दिया जाए। ठीक है, अयोध्या उइके 2 2 लिखा है आपने बेटा, मेरी समझ में नहीं आया आपने 2 क्यों लिखा है, और पता नहीं क्यों लिखा है। चलो, इसका कलर चेंज हो सकता है क्या, नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार से आपने ये संरचना बना ली। ठीक है, अब जरूरी थोड़ी ना कि ऐसे ही संरचना है। हमने चैप्टर 6 में कायरल अणु के बारे में पढ़ा है, हमने असम्मित कार्बन के बारे में पढ़ा है, तो हम एक ऐसी संरचना उठाते हैं जिससे हमें यह पता चले कि जो OH समूह है लास्ट वाला, इसकी बात होगी, है ना, मेन रूप से जो बात होगी वो इसकी बात होगी। यहां पर उपस्थित ये वाले कार्बन की बात होगी कि इस वाले कार्बन पर उपस्थित OH समूह यदि बाईं ओर हो या दाईं ओर हो उससे क्या फर्क पड़ेगा। साथ ही जब इन पर समतल ध्रुवित प्रकाश भेजा जाए तो ये प्रकाश को किस ओर मोड़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं ध्रुवणता, जिसे हम इस गुण को हम क्या बोलते हैं बेटा, ध्रुवणता। तो यहां पर आपको D और L रूप के बारे में पता चलेगा, साथ ही प्लस और माइनस ध्रुवण क्षमता, अर्थात दक्षिण ध्रुवी होगा या वाम ध्रुवण होगा। ये चैप्टर 6 यदि आपने नहीं देखा है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन, मैंने पढ़ाया है वहां पर ये सारी चीजें, तो आप उसे देखेंगे और यहां पर भी फोकस करेंगे। मैं कुछ बातें आपको यहां पर भी समझाऊंगा। तो अब हम बात करेंगे कैपिटल D और L विन्यास के बारे में। यह समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे आपको D+ ग्लूकोज और L- फ्रक्टोज या ग्लूकोज देखने को मिल सकते हैं, L- फ्रक्टोज देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आपको ग्लूकोज के 2 कण देखने को मिलेंगे, एक 2 प्रकार देखने को मिलेंगे, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, है ना। तो D और L विन्यास के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, और इसके लिए हमारे पास में बहुत अच्छा उदाहरण है ग्लिसरॉल्डिहाइड का, जिसे यदि आपको बोलने में, जैसे मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती है इसे बोलने के लिए, तो आप ये कह सकते हैं, इसका बड़ा ही अच्छा नाम आपकी बुक में दिया हुआ है, आप इसे बोल सकते हैं एल्डो ट्रायोस, है ना। यदि आपको ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलने में दिक्कत है तो आप एल्डो ट्रायोस भी बोल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, इसे काट दो यहां से, और अब बनाते हैं अपन एक संरचना। यहां पर सबसे पहले, ओहो, सबसे पहले आप लिखोगे, क्या हो रहा है ये, D+ D+ ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या होता है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में 3 कार्बन परमाणु होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो थर्ड वाला तो आपका CH2OH रहेगा, यहां वाले पे दाहिने ओर OH हो सकता है और बाईं ओर हाइड्रोजन हो सकता है, यहां वाले पे आपका रहेगा CHO समूह। एक स्थिति यह है, यदि आपका OH समूह दाहिनी ओर है तो आप इसे बोलेंगे D रूप, D ग्लिसरॉल्डिहाइड।
ठीक ग्लूकोज के साथ भी होगा, जो लास्ट वाला कार्बन होगा, जो हमारा 5वां कार्बन होगा, यदि उसका OH समूह दाहिनी ओर है तो हम उसे डी, अभी डी ग्लूकोज बोलूंगा, प्लस बाद में मैं तब बताऊंगा जब हम बात करेंगे कि वो प्रकाश को किस ओर घुमा रहा है। ठीक है, तो अभी आपने ये देखा कि यहां पर जो OH समूह है ये दाहिनी ओर है। कहां है बेटा? दाईं ओर है। ये सारी चीजें परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट, PNST, बड़ी बड़ी एग्जाम्स में ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर OH यदि दाईं ओर हो तो आप उसे डी रूप बोलेंगे, और यदि ये समतल ध्रुवीकृत प्रकाश को दक्षिण की दिशा में घुमा दे, अर्थात सुई की दिशा में घुमा दे, तो हम उसे बोलते हैं प्लस रूप, हम उसे दर्शाते हैं प्लस से। ठीक है, तो जो हमारा ग्लूकोज है वो दक्षिण, प्रकाश को दक्षिण दिशा की ओर घुमा देता है, सुई की दिशा में घुमा देता है। इसीलिए यदि OH समूह दाहिनी ओर है तो डी विन्यास को प्रदर्शित करेगा, साथ ही प्लस प्रकाश को भी वह दाहिनी ओर घुमा देता है। तो इससे निकल के आया D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब ठीक इसी के विपरीत यदि हम क्या करें, चलो इसकी पूरी की पूरी कॉपी बनाओ और बस थोड़ा सा चेंज कर दो। अब अपन से उठाएंगे, बस भाई हो गया, अपन उठाएंगे इसे करो यहां से मूव, इसे पकड़ो, ओहो कोई बात नहीं, इसे अपन मिटा ही देते हैं और यहां पर एक नया बना देते हैं। ये हो गया H, और क्या हो रहा है देखो, ज्यादा जल्दी करने के चक्कर में लेट हो जाता है। अब यदि OH जो है वो आपका बाईं ओर हो जाए, यदि आपका OH समूह बाईं ओर हो जाए तो हम इसे L माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? L माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब आप बोलेंगे कि सर अच्छा ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है परीक्षा में, है ना, कि ग्लिसरॉल्डिहाइड में कितने असममित कार्बन परमाणु होते हैं। तो आप यहां ध्यान से देखेंगे तो इस वाले कार्बन से जुड़े सभी समूह या सभी क्रियात्मक, सभी समूह बोल सकते हैं, और इस वाले कार्बन से जुड़े सभी समूह कैसे हैं? भिन्न हैं। और जब ऐसी स्थिति होती है कि यदि किसी कार्बन से जुड़े सारे समूह अलग अलग हो तो हम उसे त्रिविम केंद्र या फिर असममित कार्बन परमाणु कहते हैं। याद रखना, ये मैंने चैप्टर 6 में भी पढ़ाया था, परंतु आप लोग यदि भूल गए होंगे तो इसे असममित कार्बन बोलते हैं। ठीक है, असममित कार्बन या फिर त्रिविम केंद्र इसका नाम होगा। कंडीशन ये होती है कि भाई साहब इससे जुड़े, इस कार्बन परमाणु से जुड़े सारे समूह जो है वो भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट, इन इंग्लिश डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। तो जो जो लोग देख रहे हैं फटाफट से जरा मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर हमें समझ में आ रहा है। ओके डन। ये था डी विन्यास। डी विन्यास समझाना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये सारी चीजें ग्लूकोज पर भी लागू होती हैं। अब आप लोगों ने ये देखा कि ग्लूकोज की में 6 कार्बन होते हैं, OH समूह की कुछ इस प्रकार से स्थिति होती है, परंतु ग्लूकोज की अभिक्रिया कुछ और रासायनिक यौगिकों के साथ करवाई गई, और शुरू में लोगों को यही लगा था कि ग्लूकोज जो है वो खुली संरचना होती है, ग्लूकोज जो है वो खुली संरचना होती है, और खुली संरचना यदि है तो ये सिर्फ परीक्षण देना चाहिए। कुछ परीक्षण होते हैं जो खुली संरचना वाले एल्डिहाइड ही देते हैं। ठीक है, जैसे टॉलेन अभिकर्मक की यदि बात करें तो टॉलेन अभिकर्मक एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड दोनों पर लागू हो जाता है। ठीक है, शिप परीक्षण जो है वो CHO समूह की मतलब CHO समूह की स्वतंत्र उपस्थिति को दर्शाता है। तो यहां पर अब ग्लूकोज लिया हमने, ग्लूकोज की हमने पहली संरचना ली, कौन सी वाली बच्चा? CHO डैश C, यहां पर भी एक C, यहां पर भी C, टोटल 6 बार C। ठीक है, तीसरे कार्बन का रूल है कि यहां पर OH समूह आएगा, यहां पर H समूह आएगा, बाकी सभी जगह पर OH समूह जो है वो आपका दाहिने ओर होगा।
अब यहां पर आपका ये वाला जो कार्बन है इसे आप असममित कार्बन मान लीजिए। आपसे एक प्रश्न आएगा कि कार्बन कितने असममित कार्बन होते हैं ग्लूकोज की खुली संरचना में, तो आपको यह पता होना चाहिए ग्लूकोज की संरचना में असममित कार्बन। अच्छा, इंपॉर्टेंट प्रश्न, आने वाला प्रश्न, ये सारे प्रश्न जो है वो आ सकते हैं। तो यहां पर यदि आप देखोगे इस कार्बन की यदि मैं बात करूं तो 6वें कार्बन पे आप देखोगे तो यहां पर एक जैसे 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, इस और OH समूह, इस और R श्रृंखला है। तो यहां पर 2 एक से समूह जो है वो जुड़े हुए हैं। तो आपका 6वां कार्बन जो है वो असममित कार्बन या फिर त्रिविम में केंद्र नहीं है, तो एक हो गया कट। अब बात करते हैं अपन दूसरे पे। तो दूसरे पे जब आप आओगे इस वाले पे, तो इस वाले कार्बन पे एक और हाइड्रोजन है, एक और OH समूह है, एक और आपका अल्कोहल वाला समूह है, मैथिल अल्कोहल बोल सकते हो, और दूसरी ओर आपका R समूह है पूरा का पूरा। तो यहां पर आप देखोगे तो पूरी संरचना जो है वो भिन्न है। तो आपका 5वां कार्बन जो है वो असममित कार्बन में है, 4था भी असममित कार्बन है, तीसरा भी असममित कार्बन है और दूसरा भी असममित कार्बन है। तो टोटल नंबर ऑफ असममित कार्बन की यदि बात करें तो 4 असममित कार्बन ग्लूकोज के अंदर होते हैं। ठीक है, डन। चलिए, जो लोग देख रहे हैं, चलो अयोध्या उड़ के आके चली गई, पता नहीं क्यों चली गई। बाकी जो बच्चे देख रहे हैं सो आप लोग देखेंगे, कोई ग्लिच वगैरह तो नहीं है ना? नहीं है, अभी तक तो कोई ग्लिच नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। एक बार साउंड चेक कर लेते हैं। चलिए, बढ़िया। अब हमने क्या किया, हमने कुछ और परीक्षण करे ग्लूकोज की संरचना को जानने के लिए। कुछ और परीक्षण किए गए और ग्लूकोज इन परीक्षणों पे खरा नहीं उतरा। ग्लूकोज इन परीक्षणों पे खरा नहीं उतरा। कुछ अलग अलग चीजें जो हैं वो नहीं दर्शाया। प्रयोग नंबर 1, सबसे पहला परीक्षण है सिर्फ परीक्षण। सबसे पहला परीक्षण जो है वो है सिर्फ परीक्षण और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, यहां पर 3 आएगा, 3। इसके साथ हमने परीक्षण करा तो ये नाभिक रागी योगज अभिक्रिया देना चाहिए, और नाभिक रागी योगज अभिक्रिया यदि ये दे देता तो इस बात की पुष्टि हो जाती, इस बात की पुष्टि हो जाती शिफ्ट परीक्षण, और यदि ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ परीक्षण कर देता तो इस बात की पुष्टि हो जाती कि यहां पर जो CHO समूह है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, परंतु ये परीक्षण नहीं दे पाता और ये परीक्षण जो है वो सफल नहीं होता। अर्थात यहां पर CHO समूह तो है परंतु वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं है, उसके साथ कुछ दिक्कत है। वो दिक्कत अपन आगे समझेंगे, अभी आगे हमें समझना है, ठीक है। फिर दूसरी चीज, ग्लूकोज की हमने यहां पर एक और रिएक्शन करवाई थी। हमने ग्लूकोज का एक ही मात्रा लगा दी गलती से, पेंटा एसीटेट रूप लिया। हमने ग्लूकोज का क्या लिया, पेंटा एसीटेट रूप लिया, और इसकी अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से करवा दी। किससे करवा दी? हाइड्रोक्सिल एमीन से हमने जब इसकी अभिक्रिया करवाई तो इस स्थिति पर भी ये परीक्षण सफल नहीं हुआ और हमें CHO की स्वतंत्र अवस्था का ज्ञान नहीं हुआ। ये 2 परीक्षण इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो CHO समूह है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं है। जैसे यदि ये ऐसा खुला होता तो ये दोनों परीक्षण जो है वो सफल हो जाते। ये इस बात का प्रमाण था कि ये स्वतंत्र है, परंतु ये दोनों परीक्षण जो है वो फेल हो गए। अब नई समस्या निकल के आ गई, अब हमारे सामने नई समस्या निकल के आ गई। अब हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला कि जो हमारा ग्लूकोज है
वो खुली नहीं बल्कि चक्रीय संरचना है। क्या है? खुली नहीं बल्कि ग्लूकोज जो है वो एक तरह की चक्रीय संरचना है। और इस चक्रीय संरचना का वर्णन अब मैं आपको सीक्वेंस वाइज, क्रम वाइज समझाने की कोशिश करूंगा। और यही सेम चीज आपकी एनसीईआरटी पर भी लिखी हुई है कि ग्लूकोज की चक्रीय संरचना क्या होती है। ठीक है, एनसीईआरटी फॉलो करना जरूरी है। बहुत अच्छी किताब मानता हूं मैं केमिस्ट्री के मामले में, कुछ मामलों में काफी अच्छी किताब है ना। तो अब आप हेडिंग लगा लेंगे ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। आपकी अगली हेडिंग होगी, कुछ लोगों को नहीं है पसंद, कुछ लोग, सबकी अपनी अपनी पसंद है, तो मेरे ओपिनियन में मुझे थोड़ी अच्छी लगती है, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। ये आपकी हेडिंग होगी। और ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को हेमी एसिटेल कहा जाता है। ठीक है, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को हेमी एसिटेल कहा जाएगा। और घबराइएगा नहीं, जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूर्ण रूप से पढ़ाऊंगा आपको अभी आगे, तो ये सारी चीजें आपको आसान लगने लगेंगी। ठीक है, अभी चैप्टर नंबर 7 जब आपका चालू होगा, सॉरी चैप्टर नंबर 8 चालू होगा, वहां पर आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ओहो, थोड़ा सा ऐसा रहेगा ये। ठीक है, पूरी कोशिश करते हैं कि अब फिर से वही संरचना, यहां पर आपका H समूह रहेगा, यहां डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन रहेगा, यहां C एक कार्बन, दूसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठवां कार्बन। यहां पर रहेगा CH2OH। यहां आपको बता ही दिया है मैंने, हमें सिर्फ लेना देना है इस वाले कार्बन से। यहां पर आप इस प्रकार से इसे बना देंगे। ठीक है, यह संरचना होनी चाहिए थी, हमें शुरू में यह लगा, परंतु यह परीक्षण नहीं हुआ। तो पता है क्या होता है, यहां पर एक विचित्र स्थिति उत्पन्न होकर आती है कि यह आपका पहला कार्बन है। देखो, यह आपका फर्स्ट कार्बन है, यह आपका पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां कार्बन। तो पहला कार्बन और छठवां कार्बन, पहला कार्बन और छठवां कार्बन आपस में कुछ साझेदारी करते हैं, आपस में ये साझेदारी करते हैं और साझेदारी करके एक नई संरचना का निर्माण करते हैं। और ये नई संरचना कुछ इस प्रकार से होगी, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और ये सिक्स कार्बन। पहले आपको जो आपको पता है वो बनाना है। अभी तक इसकी संरचना नहीं आई है, परंतु हो सकता है आपको आ जाए, इसी वजह से हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अब यहां पर आपका OH समूह जो है, आपका OH समूह जो है, यहां पर आप ले लीजिए हाइड्रोजन, यहां पर आपका आएगा OH, यहां पर आएगा H। तो यहां पर आप ले लेंगे OH और यहां से पांचवें कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए। यह आपने बना दी एक संरचना। देखो, यहां पर जो हाइड्रोजन था उसने इस कार्बन, इस ऑक्सीजन के साथ में आबंध बना लिया। अब यहां से जब आबंध फ्री होंगे तो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। तो ये क्या करेंगे, आपस में एक नई संरचना बना लेंगे। अब यदि ये वाला OH, फर्स्ट वाला OH जो है वो दाहिने तरफ हो, फर्स्ट वाला OH जो है वो दाहिने तरफ हो, तो आप इसे बोलते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। क्या बोलेंगे आप इसे, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक इसी प्रकार यदि ये OH समूह यहां पर ना हो, यदि ये OH समूह यहां पर ना हो, इसकी स्थिति मैं बदल दूं, इसकी स्थिति कुछ इस प्रकार से हो जाए, ऐसी, तो इस स्थिति में आप इसे बोलेंगे बीटा
डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है। अब आप सभी को पता है कि अणु सूत्र समान है, परंतु इनकी संरचनाएं जो है वो अलग अलग है, और जब संरचनाएं अलग अलग होती है तो हमें पता है कि भौतिक और रासायनिक गुणों में कुछ अंतर आ जाते हैं। तो इसका क्वथनांक जो है वो होता है 419 के, ये जल्दी गल जाता है। ठीक है। और इसके बाद वाले भैया जी का जो गलनांक है वो इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, जो कि होगा 423 के। फटाफट से जो बच्चे देख रहे हैं वो सेल्सियस में मुझे निकाल के बताएंगे कि कितने सेल्सियस में इनका परमाणु क्रमांक आ सकता है। ठीक है। सेल्सियस में आप लोग कमेंट करेंगे जब भी आपके पास में समय मिले। तो यहां पर आपने ये देखा कि पांचवा कार्बन और पहला कार्बन, ये दोनों जो है वो आपस में एक नई चक्रीय संरचना का निर्माण कर रहे हैं। अब जब 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन भाग ले और किसी बंद संरचना या चक्रीय संरचना का निर्माण करे तो हम उसे बोलते हैं पाइरेन। ठीक है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि जब 5 कार्बन हो और 1 ऑक्सीजन हो और ये मिलकर एक बंद संरचना बनाए तो उस संरचना को बोला जाता है पाइरेन। और यही पाइरेन आपकी बुक में बना हुआ है कुछ इस प्रकार से, ऐसे। यहां पर कार्बन की बैलेंसिंग कंप्लीट कुछ इस प्रकार से हुई है। ठीक है। तो ये आपकी जो संरचना है ये पाइरेन की संरचना है। डन। तो इसी संरचना को ध्यान में रखते हुए, इसी संरचना को ध्यान में रखते हुए ग्लूकोज की संरचना आपकी बुक में बनी हुई है। यहां पर आप लिख दो पाइरेन। अब मैं एक संरचना आपके सामने बनाऊंगा। मैं पहले बिंदु बनाऊंगा। ये आपकी पहला कार्बन है, ये आपका दूसरा कार्बन है, ये आपका तीसरा कार्बन है, ये आपका चौथा कार्बन है, और ये आपका पांचवा कार्बन है। और यहां पर आपने ऑक्सीजन को लाना है। ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप बिंदु कनेक्ट करोगे। ओह, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, और ये पांचवें कार्बन से ऑक्सीजन। अब अपन बनाते हैं अगली संरचना। ठीक है। तो इस स्थिति में हमें हाइड्रोजन और OH समूह की स्थिति बतानी। पहले कार्बन पे सेम होती है, दूसरे कार्बन पे भी सेम होती है, तीसरे कार्बन पे OH समूह अंदर की तरफ होता है और हाइड्रोजन यहां पर होता है। चौथे कार्बन पे फिर हमारी यथावत सेम अवस्था हो जाती है, और पांचवें कार्बन पे हम बात करें तो यहां पर हाइड्रोजन लगा दीजिए, ऊपर लगा दीजिए C2, ऐसे C2OH। ठीक है। तो ये आपकी जो संरचना है आप इसे बोलते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूको। आगे इसे मुझे पाइरेन लिखना था, मैंने पाइरेन लिख दिया है ना। पाइरेन लिखना था बेटा, हमने पाइरेन लिख दो। ठीक है। ग्लूको ग्लूकोपाइरेनोस। ठीक है। ये इसका नाम होगा अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोस। ये आपकी बंद संरचना जो ये वाली थी, इसका हमने वहां पर सही नाम लिख दिया। ठीक है। इसी प्रकार से जब स्थिति थोड़ी सी बदल जाए, हम क्या करें, इसी को उठाएं, कॉपी करें यहां पर, और सिर्फ तीसरे कार्बन की सॉरी कुछ स्थितियों में परिवर्तन कर दें। परिवर्तन कहां पर होगा, पहले कार्बन पर जो है वो हमारा परिवर्तन हो जाएगा। बड़ा ही बेसिक परिवर्तन होगा। यदि आपकी स्थिति यहां पर हो जाए OH और यहां पर हो जाए H, तो इस स्थिति में आप इसे बोलते हैं बीटा डी प्लस ग्लूको पाइरेनोस। इसका है पाइरेन।
हम जब ग्लूकोज की बात करते हैं तो ओस अनुलग्न लग जाता है, जैसे ग्लूकोज बोलते हैं तो वो ओस जो है वो पाइरेनोस पे लग जाता है, तो पूरा नाम हो जाता है इसका अल्फा ग्लूकोपाइरेनोस। और इन दोनों संरचनाओं को हावर्थ संरचना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हावर्थ संरचना। इस गोली या चक्री संरचना को बोला जाता है हावर्थ संरचना। यहां पर ये जो पहला कार्बन आपने देखा है, यहां पर जो फर्स्ट कार्बन है, इसे हम एनेमोर कार्बन बोलते हैं ना, एनोमर कार्बन। ये पहला कार्बन जो है यह भी एनोमर कार्बन बन चुका है। तो ग्लूकोज दो प्रकार की संरचनाएं दर्शाता है, अल्फा और बीटा। सभी के नाम आपको क्रमशः लिखवा दिए गए हैं, संरचना भी सर ने बना दी है। कल जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फ्रक्टोज, तो सभी लोग समझ के आएंगे। और मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है। तो ये देखो, ये खुली संरचना थी, कैसे बंद संरचना का निर्माण हुआ। यहां से हमने एक हाइड्रोजन को हटाया और ये हाइड्रोजन दे दिया इस ऑक्सीजन को। जैसे ही इस ऑक्सीजन को हमने दिया, यहां पर बॉन्ड जो है वो फ्री हो गया। ये यहां से निकल के चला गया होगा, ये यहां से निकल के चला गया होगा। कहां पर चला गया होगा? इस ऑक्सीजन के पास में। तो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन फ्री है और फ्री इलेक्ट्रॉन आपस में आबंध बना लेते हैं। चलो लास्ट में तुम्हें समझाता हूं कि क्या हुआ है, ठीक है? यहां नहीं समझाता हूं, लास्ट वाले पेज पे समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है। ये देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। पहला रूल ये रहा, यहां पर आपका OH समूह है, यहां पर H है, ये चौथे पे आ गए हैं हम। यहां पर H होगा, इधर साइड OH होगा, यहां पर। अच्छा, इसका भी एक खेल है जो आगे समझोगे आप, धीरे धीरे करके समझाऊंगा सब। डबल बॉन्ड, यहां पर H। अब आपने क्या किया बेटा, यहां पर से जो H है इसे उड़ा लिया आपने, यहां पर से जो H है इसे, ओहो ज्यादा ही बड़ा कर दिया हमने, इसे यहां से हटा दिया और इसे भेज दिया इसके पास में, इसे भेज दिया इसके पास में। अब इससे क्या होगा? इससे होगा सर कि यहां वाला आबंध जो है वो टूट जाएगा। इस स्थिति में इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री और इसका एक फ्री है। अभी आपस में क्या करेंगे? एक बंध संरचना का निर्माण कर लेंगे। अब यदि ये जो OH समूह है आपका, यदि ये OH समूह जो है वो यहां पर आए, यहां पर आ जाए, अंदर की साइड आ जाए, या यूं कहे नीचे की ओर आ जाए, तो आपका अल्फा बनता है। और यदि ये जो समूह है ये इस ओर आ जाए तो बीटा बनता है, ठीक है? ग्लूकोज की जो संरचना है वो पाइरेन संरचना है। ओ सम अनुलग्न लगाते हैं तो सामने ये हो गया अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोस, और OH यदि इस साइड हो गया तो बीटा डी प्लस। प्लस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि OH समूह की जो आखिरी वाले OH समूह की स्थिति है वो दाहिने ओर है। इस ओर होती तो हम माइनस लगा देते हो और हम L रूप बोल देते उसका, ठीक है? बस बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं पर आके इस लेक्चर को मैं फटाफट से समाप्त करता हूं। कल हमारी बात होगी फ्रक्टोज की और कुछ ओलिगोसैकेराइड के बारे में आपसे बातचीत कर ली जाएगी, है ना? आज के लिए इतना ही। बायोलॉजी की क्लास नहीं है आज, कल होगी। कल हम फ्रक्टोज के बारे में भी बात करेंगे और कोशिश करना आप लोग कि फ्रक्टोज की खुद से संरचना बना लेना। कल मैं बहुत फटाफट आऊंगा। कल हम डाइसैकेराइड के बारे में ज्यादा बात करेंगे, है ना? कल हमारा मुख्य टॉपिक जो होगा वो डाइसैकेराइड होगा और आप लोग जो है वो फ्रक्टोज के बारे में पढ़ के देखेंगे कि फ्रक्टोज में मेन रूप से क्रियात्मक समूह जो है वो कीटोन होता है और वो दूसरे कार्बन पर स्थित होता है। कहां स्थित होता है बेटा? दूसरे कार्बन पर। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्लूकोज की जो संरचना है उसमें 6 अणु भाग लेते हैं। ग्लूकोज की वलय संरचना में 6 अणु भाग लेते हैं, जिसमें 5 कार्बन होता है और 1 ऑक्सीजन होता है।